हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम वाणिज्य का अन्य विषयों से सहसंबंध कोरिलेशंस ऑफ कॉमर्स विथ अदर सब्जेक्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे वाणिज्य क्या है और वाणिज्य की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, इन सब के बारे में हम पिछली कक्षाओं में स्टडी कर चुके हैं और आज हम स्टडी करेंगे जो अदर सब्जेक्ट है उसके साथ इसका कोरिलेशंस अर्थात सहसंबंध क्या है। ठीक है, जो जीवन है हमारी, जैसे हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमारे जीवन के भी अनेक पहलू होते हैं जैसे कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा, या फिर अगर हम कोई कार्य करते हैं कभी लाभ, कभी हानि। इस प्रकार के जितने भी तथ्य होते हैं हमारे जीवन में या ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन हम इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो जीवन है वो हमारी एक इकाई के रूप में चलती रहती है और जीवन रूपी इस इकाई के भी अनेक पहलू होते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से पृथक या फिर अलग नहीं कर सकते हैं और ये एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। और जो भी पहलू होते हैं हमारे, हम उससे कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे हमारे अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन हो, हम उनसे कुछ ना कुछ अवश्य सीखते हैं। उसी प्रकार से जो वाणिज्य है इसके भी अन्य विषयों के साथ सह संबंध है। जिस प्रकार हम वाणिज्य से ज्ञान अर्जित करते हैं उसी के साथ साथ वाणिज्य के जो प्रकार अन्य विषयों का समावेश है, जैसे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, इनके साथ भी इसका सहसंबंध है। अर्थात और जैसे कि ये विषय है ये एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी समानार्थी है और जो ज्ञान के जो शाखाएं होती है इसको हम कई खंडों में क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन खंडों और शाखाओं को संबंध विहीन अवस्था में नहीं प्रकट कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, वो तो ये है कि ये जो भी ज्ञान है ये एक खंड के रूप में बाहर से हमको अलग अलग दिखता है, लेकिन अंत में क्या होता है, ये एक ही होता है। जैसे हमारा उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान अर्जित करना, चाहे हम उसको पार्टिकुलर छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके अर्जित करें या उसको एक साथ समाहित करें। हमने क्या किया है, अपनी ही अध्ययन की सुविधा के लिए इन विषयों का अलग अलग से विभाजन कर लिया है और हम अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं और अलग अलग विषयों का ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं और इन्हीं विषयों को हमने क्रमबद्ध रूप से एक दूसरे से विभक्त कर दिया है। लेकिन जैसे अगर उदाहरण की बात करें, पेड़ देखा है अपने, वृक्ष होता है जो, उसकी शाखाएं कैसी होती है, एक दूसरे से अलग होती है लेकिन वास्तव में वे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक उसी प्रकार जो विभिन्न विषय हैं ये अलग अलग ज्ञान प्रदान करने हेतु हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, सभी विषय वस्तु एक ही विषय वस्तु में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं या फिर एक ही विषय में वो अभिवृद्धि करते हैं। वह क्या है, मानवीय ज्ञान। अर्थात हमारा उद्देश्य क्या है, ज्ञान अर्जित करना और इन सभी विषयों को अगर हम अलग अलग रूप में भी अर्जित करें या फिर एक साथ समाहित करके भी अर्जित करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मानवीय ज्ञान प्रदान कराना। इसीलिए हम अपने शब्दों में कह सकते हैं जो विभिन्न विषय है इनको अलग अलग ज्ञान के रूप में या फिर ज्ञान के मार्ग के रूप में इस प्रकार का साधन सोचना हमारे लिए भूल ही है। ये सभी कैसे हैं, एक है और हमको क्या चाहिए, हमको यह चाहिए कि हम इन विभिन्न विषयों को अलग अलग रूप से पढ़ाकर छात्रों के मस्तिष्क में भ्रम की परिस्थिति उत्पन्न ना करें, क्योंकि अगर भ्रम उत्पन्न होगा तो किसी भी विषय का ज्ञान अर्जित करने में वे सक्षम नहीं हो सकते, भ्रमात्मक स्थिति बनी रहेगी ना। और विभिन्न विषयों से जो ज्ञान अर्जित किए जाएंगे वो अलग अलग खंडों में विभाजित करके अगर दिए जाएं तो उन सब का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि करना। लेकिन अगर भ्रम की स्थिति बनी रहेगी तो हम व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि
नहीं हो सकती। परिणाम स्वरूप हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साथ एक दूसरे से संबंधित करते हुए हम इन सभी विषयों के बारे में उन्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। तभी क्या हो सकता है, तभी वास्तव में सभी विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान हो सकता है और फिर हम सही तरीके से उन विषयों का आत्मीकरण कर सकते हैं। और सभी ज्ञान क्या है, अखंड है और उनको खंड खंड करना एक बहुत बड़ी त्रुटि है या फिर भूल है। इसीलिए जो अध्यापक हैं उनको चाहिए कि ज्ञान को अर्जित करने के लिए या फिर ज्ञान अर्जन की सुविधा की दृष्टि से इस अखंडता को बनाए रख सके और जो अन्य विषयों के साथ इसका संबंध है उसको स्थापित कर सके। ठीक है, ये थोड़ा बहुत था कि मतलब संबंध क्या होना चाहिए और सहसंबंध किस प्रकार से होते हैं। जैसे मानवीय सहसंबंध को भी हम प्रकट कर सकते हैं, उसी प्रकार के जो अन्य विषयों के साथ सहसंबंध है वह भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना होगा कि सहसंबंध क्या होता है, कोरिलेशंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सहसंबंध, मीनिंग एंड डेफिनेशन। जो सहसंबंध का अर्थ है, समन्वय अथवा सहसंबंध का अर्थ है दो या अधिक वस्तुओं, घटनाओं या विचारों में संबंध स्थापित करना। शिक्षा में समन्वय या सहसंबंध का अर्थ है विभिन्न विषयों का इस प्रकार से शिक्षण कराना कि उनसे प्राप्त ज्ञान में संबंध हो, उन्हें एक दूसरे से सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए। एक विषय को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसे संदर्भ आ जाते हैं जो दूसरे विषयों से संबंधित होते हैं। वो ऐसा होता है ना कि हम एक विषय पढ़ाते हैं तो दूसरे विषय के बारे में हम वहाँ पर क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो तब क्या होता है, इस प्रकार के जो संदर्भ होते हैं कि जिसमें एक दूसरे विषय के एक दूसरे के साथ उनको संबंधित कर देना ही शिक्षा में समन्वय कहलाता है। जो शिक्षा में समन्वय है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ने किया था, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा में समन्वय होना चाहिए, जिससे क्या होगा, यदि एक विषय पढ़ाते समय यदि उसका संबंध अन्य विषय से कर दिया जाए तो जो विषय है ना वो अधिक रोचक एवं आकर्षक बन जाता है। हर्बर्ट ने किसी एक विषय का ज्ञान इस प्रकार प्रदान करने को कहा है कि वह ज्ञान अन्य विषयों के ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो। विभिन्न विषयों की विषय वस्तु इस प्रकार व्यवस्थित करनी चाहिए कि उनसे प्राप्त ज्ञान में एकता तथा अखंडता हो। हर्बर्ट ने जिस समय समन्वय का यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, तब से लेकर अब तक समन्वय के क्षेत्र में अनेक विकास हो चुके हैं और जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने न केवल विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित करने की चेष्टा की है, अपितु समन्वय के संबंध में वे सब अब एक ही विषय के विभिन्न अंगों में भी समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त समन्वय में समय के साथ साथ और भी परिवर्तन हुए हैं। जैसे समन्वय को कहीं कहीं पर केंद्रीकरण भी कहा गया और कहीं कहीं पर सामंजस्यकरण भी कहा गया, एडजस्टमेंट, क्योंकि जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलती जाती है वैसे वैसे जो इसका अर्थ है वह भी परिवर्तित होता जाता है। ठीक है, इसके पश्चात है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, समन्वय के प्रकार। जो वर्तमान समय है इसकी आवश्यकता देखते हुए समन्वय के कितने प्रकार होते हैं या फिर इसको कितने वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे प्रथम है शीर्षस्थ समन्वय, द्वितीय है अनुप्रस्थीय समन्वय और तृतीय है जीवन से समन्वय। अब शीर्षस्थ समन्वय क्या है? जो शीर्षस्थ समन्वय है वो जब एक ही विषय के विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे शीर्षस्थ समन्वय कहते हैं। अब वाणिज्य शास्त्र के विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित करना इसी प्रकार का समन्वय कहलाता है।
जैसे वाणिज्य का अध्यापक देशी व्यापार पढ़ाते समय देशी व्यापार के संबंध में जानकारी दे सकता है तथा बीजक एवं विदेशी बीजक में समन्वय स्थापित करा सकता है। इससे क्या होता है, इससे पाठ अत्यधिक रोचक और प्रभावी हो सकता है। इस प्रकार के समन्वय को शीर्षस्थ समन्वय कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात द्वितीय था हमारा अनुप्रस्थीय समन्वय। अनुप्रस्थीय समन्वय जो शिक्षा क्रम होता है, इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों का जब हम परस्पर आपस में संबंध स्थापित करते हैं वही अनुप्रस्थीय समन्वय कहलाता है। जैसे वाणिज्य का वाणिज्यिक भूगोल, वाणिज्यिक अर्थशास्त्र से अनेकोनेक तथ्यों की पुष्टि की जाती है ना। अगर हम वाणिज्य भूगोल का अध्ययन करते हैं या फिर वाणिज्यिक अर्थशास्त्र का, तो इनके द्वारा अनेक ऐसे तथ्य होते हैं जिनको हम स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं और उनको समझकर प्रकट कर सकते हैं। इसके पश्चात तृतीय था हमारा जीवन से समन्वय, कि जीवन से किस प्रकार समन्वय है और हम उसको व्यावहारिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। जो छात्र होते हैं वो अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं में अत्यधिक रुचि लेते हैं। वे ऐसी वस्तुओं के संबंध में अधिक जानने की चेष्टा करते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है। इसी सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार के समन्वय की स्थापना हुई है और इस समन्वय के अनुसार विषय सामग्री को जीवन के साथ संबंधित किया जाता है और वाणिज्य को जीवन से संबंधित करने से तात्पर्य उसके नियमों और सिद्धांतों का दैनिक कार्यों से संबंध स्थापित कराना है, जो हमें क्या प्रदान करते हैं, जो हमें व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ये थे समन्वय के प्रकार और वर्तमान समय में वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत यही समन्वय प्रचलन में है। इसके पश्चात समन्वय के उद्देश्य, जो वाणिज्य शास्त्र है इसके अंतर्गत इसके मुख्य उद्देश्य है। समन्वय के कुछ उद्देश्यों का निर्माण किया गया है, वह इस प्रकार है। जो पाठ्यक्रम है उसकी बोझिलता को कम करना। पाठ्यक्रम की बोझिलता, पाठ्यक्रम अत्यधिक नहीं होना चाहिए और जितना पाठ्यक्रम होगा उसमें समन्वयता का समावेश भी होना चाहिए एक का दूसरे विषय के साथ। सेकंड है समय की बचत करना। अगर पाठ्यक्रम में समन्वयता होगी तो समय की भी बचत होगी और हम कम समय में सभी विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। थर्ड है शक्ति की बचत करना। अगर हम किसी भी पाठ्यक्रम का अध्ययन एक ही विषय में करेंगे तो जिस प्रकार समय की भी बचत होगी तो श्रम की भी बचत होगी, अर्थात हमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। फोर्थ है व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना। जब वाणिज्य शिक्षा लेंगे तो वाणिज्य को हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के अंतर्गत अपनी क्रियाकलाप कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके पश्चात है सूची जागृत करना। सूची यानी कि पर्टिकुलर, हम उसको टेबल में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें दैनिक क्रियाकलापों में या मासिक क्रियाकलापों में किस प्रकार से आय व्यय या लाभ हानि क्रय विक्रय इसके बारे में हमें जानकारी अर्जित करनी है और जो इसके साथ समन्वयता है वो किस प्रकार है अन्य विषयों के साथ। 6 है ज्ञान की अखंडता को बतलाना। वही बात आ जाती है कि ज्ञान को हम खंडों में विभक्त ना करके ज्ञान को हम अखंड में अर्थात एक साथ ग्रहण करते हैं। और सबसे अंत में मानवीय संबंधों को समझना। इसके द्वारा हम मानवीय संबंधों को समझ सकते हैं। किसके द्वारा, समन्वय के द्वारा। जैसे हम एक विषय का दूसरे विषय के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, वैसे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ समन्वय भी स्थापित होते जाता है और इस प्रकार समन्वय स्थापित होने से आपस में संपर्क बनाए रखने में उन्हें स्थिरता प्राप्त होती है। ये थे हमारे समन्वय के उद्देश्य। इसी के तरह जो समन्वय के लाभ है वो लाभ भी हो सकते हैं कि समन्वय के क्या लाभ होते हैं, किसमें, शिक्षा में। ठीक है,
जो अन्य विषयों के साथ इसका सह संबंध है, इससे अगर हम कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे समन्वय के द्वारा ही समस्त विषयों का सामंजस्यीकरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनसे प्राप्त ज्ञान में भी एकता एवं अखंडता आती है और अध्ययन सार्थक तथा स्वोद्देश्य हो जाता है। इस प्रकार का ज्ञान व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। समन्वय शिक्षण को प्राकृतिक तथा स्वाभाविक बनाता है। समन्वय से ही शिक्षा में कृत्रिमता का लोप हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षा अधिक रोचक तथा आकर्षक बन जाती है। समन्वय पाठ्यक्रम से अनेक विषयों को भीड़ को कम करने के लिए तथा पाठ्यक्रम के भाग को हल्का करने के लिए उपयोगी है और पाठ्यक्रमानुसार बालक को अनेक विषयों का अध्ययन कराया जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारा ज्ञान होता है अगर वो अपरिपक्व होता है, अनमेच्योर होता है, तो पाठ्यक्रम के अनुसार ही बालक एक साथ अनेक विषयों का अध्ययन करता है और जो ज्ञान है वो ज्ञान को क्या करता है, एक साथ समाहित करके सभी विषयों का सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकता है और सभी विषयों को उसके सामने अलग अलग प्रकट करना नहीं पड़ता। जो समन्वय है इसके द्वारा हमारे समय की भी बचत होती है। जैसे विभिन्न विषयों में कुछ पाठ कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। यदि समान पाठों को विभिन्न विषयाध्यापक पढ़ाएं तो व्यर्थ ही क्या होगा, हमारा समय नष्ट होगा। इसीलिए योग्य अध्यापक उनमें संबंध स्थापित कराकर समय एवं श्रम की बचत करा सकते हैं। उससे समन्वित ज्ञान भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात समन्वय के कारण सभी विषय बोधगम्य बन जाते हैं। एक विषय में प्राप्त ज्ञान को यदि हम एक दूसरे विषय में प्रयोग करें तो दूसरे विषय का ज्ञान अधिक रोचक हो जाता है। इस प्रकार समन्वय विभिन्न विषयों में छात्रों की रुचि जागृत करने में सहायता उत्पन्न करते हैं या फिर सहायता प्रदान करते हैं। और जो समन्वय है ये संपूर्ण शिक्षा को स्पष्ट और बोधगम्य बनाता है। ऐसा करने से क्या होता है, छात्र एक विषय में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दूसरे विषय में करना सीख जाते हैं और इस प्रकार सीखने में स्थानांतरण संभव हो जाता है और छात्र उन सभी लाभों को प्राप्त करते हैं जो शिक्षा के स्थानांतरीकरण से होते हैं। ठीक है, ये थे समन्वय के लाभ। अब सबसे अंत में आते हैं जो वाणिज्य का अन्य विषयों के साथ सह संबंध है। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे प्रथम में वाणिज्य शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। वाणिज्य शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। वाणिज्य शास्त्र को अर्थशास्त्र से तथा अर्थशास्त्र को वाणिज्य से अलग समझना गलत है। वाणिज्य शास्त्र में व्यापार, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरे शब्दों में इस वाणिज्य शास्त्र के अंतर्गत उत्पादन से विक्रय तक की समस्त क्रियाएं समाहित होती है। इसके साथ साथ उपरोक्त क्रियाओं की संस्थागत कार्य प्रणाली का अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही किया जाता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है, वहीं वाणिज्य के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य छात्रों का उद्योग, आयात निर्यात, व्यापार, लेखा कार्य आदि का ज्ञान देना, जिससे वे व्यावहारिक जीवन में सफलतापूर्वक प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे और इसके साथ ही साथ वह वाणिज्य शास्त्र के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र का उचित ज्ञान तथा आर्थिक नियमों की उचित जानकारी के लिए वाणिज्य शास्त्र का अध्ययन करे, जो कि उनके लिए अति आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब वाणिज्य शास्त्र व अर्थशास्त्र का परस्पर एक साथ शिक्षण कार्य संपादित किया जाए। ठीक है, ये थे वाणिज्य शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। इसके पश्चात वाणिज्य शास्त्र तथा भूगोल। वाणिज्य शास्त्र व भूगोल में बड़ा निकट का संबंध है। भूगोल की उपयोगिता इसलिए है कि यह विषय महत्वपूर्ण जीवन के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। मानव जीवन का कोई भी पहलू भूगोल से अलग नहीं किया जाता। इसका क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। भूगोल में संसार में किसी भी महाद्वीप व
अक्षांश पर रहने वाले मनुष्यों की क्रियाओं, परिस्थितियों व उनकी मानवीय समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। भौगोलिक दशाएं ही किसी राष्ट्र की व्यापार, उद्योग व कृषि में उन्नति के लिए और अवनति के लिए आधार प्रदान करते हैं। जैसे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के लिए गुजरात, महाराष्ट्र की उपयोगिता से हम उसको नकार नहीं सकते। वहाँ की काली मिट्टी, वर्षा, जलवायु, तापक्रम, शीत के साधन व सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता इस उद्योग की उचित परिस्थितियों का निर्माण करती है। उसी प्रकार वाणिज्य शास्त्र में भी विभिन्न राष्ट्रों के स्तर, औद्योगिक विकास, व्यापार आदि का अध्ययन कराता है। और जो वाणिज्य शास्त्र है वो ज्ञान को क्रियात्मक रूप देकर उसे छात्रों के लिए बोधगम्य बनाने में सहायता प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाणिज्य और भूगोल एक दूसरे के पूरक है और इनकी निकटता का यही परिचायक है कि वाणिज्य और भूगोल का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पश्चात है वाणिज्य शास्त्र तथा समाजशास्त्र है। मनोविज्ञान मानव के मन व आचरण का अध्ययन करने वाला विषय है। इस विषय में मानवीय इच्छाओं, सुख दुख, संतोष असंतोष, रुचियाँ, अभिरुचियाँ, क्षमताएं व मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इन उपरोक्त मनोवैज्ञानिक आधारों पर वाणिज्य के कई नियमों व सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। वाणिज्य शास्त्र में व्यापार पद्धति के अंतर्गत समाज के लोगों की इच्छाओं व आवश्यकताओं का निरूपण किया जाता है और इन आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति करने का भी साधन ढूंढा जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत समाज के लोगों की क्या रुचियां हैं, क्या इच्छाएं हैं, कैसे विज्ञान उन्हें प्रभावित कर सकते हैं, इसे हम किसके द्वारा समझ सकते हैं? मनोविज्ञान के द्वारा। और मनोविज्ञान मनुष्य की समस्त प्रकार की जितनी भी क्रियाकलाप है उनको अपने में समेटे हुए हैं। मनुष्य के विचार सामान्यतः अर्थ से ही प्रभावित होते हैं। एक सफल व्यापारी को वस्तुओं के उत्पादन से लेकर विक्रय तक की स्थिति के लिए मनोविज्ञान को जानना अति आवश्यक है। इसी आधार पर वर्तमान में उद्योग तथा व्यापार का मनोविज्ञान नामक नए विषय का सृजन किया गया है। अतः हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वाणिज्य शास्त्र और मनोविज्ञान में परस्पर गहरा संबंध है ना। और शिक्षकों का ये कर्तव्य होता है कि दोनों विषयों में सहसंबंध स्थापित कर अध्ययन कराए और इसके अंतर्गत ये संपन्न है। और सबसे अंत में हो सकता है वाणिज्य शास्त्र तथा अंकशास्त्र कि किस प्रकार से अंकशास्त्र इसके सहसंबंध स्थापित करते हैं। किसके? वाणिज्य के। वाणिज्य तथा अंकशास्त्र जो गणित कहते हैं एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध रखते हैं। और जो अंकशास्त्र है अर्थात गणित में आंकड़ों द्वारा कई प्रकार के तथ्यों की पुष्टि की जाती है। वाणिज्य के नियमों के और सिद्धांतों के निर्धारण कर उनके आधार को आंकड़ों द्वारा एकत्रित किया जाता है। वाणिज्य में आंकड़ों का सामान्यीकरण किया जाता है और उनके आधार पर नए तथ्यों की पुष्टि की जाती है। जैसे राष्ट्रीय विकास से संबंधित सामान्यीकरण होता है या फिर राष्ट्रीय विकास से संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं में व्यय लक्ष्य क्या है, उद्योग, कृषि, व्यापार आदि में क्या उत्पादन लक्ष्य है, पिछले वर्षों व आगामी वर्षों में क्या अंतर व समानताएं हैं, इन्हें हम आंकड़ों के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं। और वाणिज्य का आधार वास्तव में अंकगणित है और वाणिज्य के जितने भी उपक्षेत्र है उनमें गणित की संभावना को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे व्यापार, बैंक व्यवस्था, मांग व पूर्ति का नियम, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग आदि को हम गणित के बिना प्रकट नहीं कर सकते और गणित के बिना उपरोक्त सभी का उचित ज्ञान भी अर्जित नहीं हो सकता। और तुलनात्मक दृष्टि से हमें वाणिज्य शास्त्र की शिक्षा के लिए या वाणिज्य शास्त्र को प्रस्तुत करने के लिए अंकगणित
अति आवश्यक होता है। इस प्रकार वाणिज्य शास्त्र और अंक शास्त्र का आपस में परस्पर गहरा संबंध है। इसलिए कुछ विचारक ऐसा भी कहते हैं कि अंक शास्त्र के बिना वाणिज्य शास्त्र बड़ा ही अस्त व्यस्त और अस्थिर विषय बन सकता है। इसके अतिरिक्त और भी विषयों के साथ इसके सहसंबंध है, जैसे वाणिज्य शास्त्र और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के लिए ये आवश्यक है जो वाणिज्य है इसको एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, और मनोवैज्ञानिक दशाओं के अनुसार ही जो मानव के मन और आचरण का अध्ययन करता है वही कौन करता है, मनोविज्ञान कराता है। और किसके साथ रहकर कराते हैं, वाणिज्य शास्त्र के साथ, क्योंकि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मन से संबंधित समस्त घटनाओं, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त ही कई प्रकार के नियमों का भी निरूपण किया गया है, जो कि समाज में मनुष्यों के संबंध, उनके रूपों, प्रकारों, क्रियाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन कराता है। इसी प्रकार हमारे आर्थिक पहलू भी इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे वाणिज्य शास्त्र समाज के लोगों को अनेकोनेक स्रोतों से अर्थ का उपार्जन करना तथा विभिन्न साधनों से उपयोग करना सिखाते हैं। साथ ही सामाजिक संबंधों और उचित व्यवस्थापन के नियम बताते हैं। व्यापार और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वाणिज्य में उत्पादक वर्ग किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पूर्व समाज के लोगों की रुचि और आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं, उसी के अनुरूप वस्तुएं उत्पादित की जाती है। यही कारण है कि वाणिज्यिक को उसके कार्य में खुदरा व्यापारी वर्ग, सेल्समैन आदि समाज के लोगों की आवश्यकता व रुचि से अवगत कराते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक वर्ग व उपभोक्ता वर्ग में उचित सामान्य रूपता के लिए वाणिज्य शास्त्र और मनोविज्ञान में उचित रीति से समन्वय की आवश्यकता है, जिससे क्या हो सके, जिससे आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण हो सके और सामाजिक कल्याण को सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया जा सके। अतः स्पष्ट होता है कि इन सभी विषयों का वाणिज्य शास्त्र के साथ गहरा संबंध है और इन सभी विषयों में हम उचित समन्वय स्थापित कर ही क्या कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित करा सकते हैं और साथ ही उस ज्ञान का स्थानांतरण करने में हम सफल हो सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।